टू द कुमाइस एकेडमी गाइस। आज जो हमारा चैप्टर है जो हम रिवाइज करने वाले हैं कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग्स इन स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारा सिलेबस है जो कि मॉड्यूल 3 में आता है ऑफ CS प्रोफेशनल, इसे हम रिवाइज करेंगे 2 पार्ट में। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, मुझे नहीं लगता कि ये 10 मिनट से भी ज़्यादा एक पार्ट लेगा, तो इसे रिवाइज करते हैं। तो लास्ट जो चैप्टर हमने किया था उसमें था कि जो डेट फंडिंग है वो 2 तरीके की होती है, एक तो फंड बेस्ड होती है, एक नॉन फंड बेस्ड होती है। फंड बेस्ड क्या होती है? जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, बिल्स फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज। दीज आर द 5 important टाइप्स ऑफ फंड बेस्ड फैसिलिटीज। अब हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नॉन फंड फैसिलिटीज। इसमें ओनली 3 टॉपिक्स आर देयर। इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड वेरी स्वीट चैप्टर for that matter, if we compare it to LODR and ICDR. फर्स्ट जो हमारा पहला 3 पॉइंट्स है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि हमें याद हो जाए बार बार बोलने से। लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। पहला टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम करेंगे पार्ट 1 में। अगले पार्ट में हम बाकी 2 करेंगे, दैट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। फर्स्ट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें है a letter of credit is a document from a bank that guarantees payment. लेटर ऑफ क्रेडिट जनरली यूज होता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपोर्टर या इंपोर्टर अलग कंट्री में बैठा है, आप अलग कंट्री में बैठे हो, देयर इज अ रिस्क कि आपका जो पैसा है वो डूब जाए। इसीलिए टू गारंटी एंड टू रिमूव ऑल द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्सेप्ट आया था और इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड्स है वो बहुत ही स्मूथ हो गए थे। इसमें स्मूथनेस तब आई थी जब इसमें बैंक्स इन्वॉल्व हुई थी, और बैंक का एक नाम होता है, बैंक्स will not deny you the payment if you fulfill its terms and conditions of such payment। तो इसलिए कोई भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर इस जो लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही नॉर्मली यूज करते हैं अपने डे टू डे बिजनेस में। तो पढ़ते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट इज डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ बैंक that guarantees payment. Second point is a letter of credit is issued by a bank at the request of customer इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी। ये देखो, पेमेंट सेलर बायर को नहीं करता बल्कि बायर सेलर को करते, इसलिए सेलर कौन होगा इस केस में? द एक्सपोर्टर एंड द बायर विल बी द इंपोर्टर। ठीक है, बायर इशू करवाता है कि अपने बैंक के पास जाके कि बैंक मुझे ये पेमेंट करनी है, अगर ये शिपमेंट वहां से भेजी जाती है ये गुड्स की, तो आप मेरे जो एक्सपोर्टर है उसे ये पेमेंट कर देना। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, दैट इज द इंपोर्टर इशू किया जाता है। इंपोर्टर के बैंक इशू करता है टू द बेनिफिशियरी मतलब जो इसका फायदा उठाएगा लास्ट में, दैट इज द एक्सपोर्टर। इट इज एन अंडरटेकिंग कमिटमेंट बाय द बैंक। ठीक है, एडवाइजिंग इन्फॉर्मिंग द बेनिफिशियरी दैट कि लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी ऑनर्ड if and only if the beneficiary submits and fulfills all the terms and conditions of such letter of credit। जिस terms and conditions के साथ ये letter of credit issue करने की बात importer ने कही थी, अगर आप वो terms and conditions को fulfill कर देते हो, then for sure you will receive the payment beneficiary। ठीक है, it will be honored। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक प्रोसेस है जिसका जो मैं आपको वर्बली बोल दूंगी, आप इसे ध्यान से सुनना प्लीज। देखो ये प्रोसेस क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होने तक का। पहला है कि आपके पास एक ऑर्डर आता है, आप एक्सपोर्टर हो, ठीक है, आपके पास एक ऑर्डर आया कि मुझे ये चीज़ इस कंट्री में एक्सपोर्ट करवा दो। ठीक है, फिर आपके पास फिर एक प्रॉब्लम ये भी आई कि फिर आपको रिस्क भी होगा कि अगर उसने पेमेंट करने से मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, तो आपके तो गुड्स भी गए, आपका पैसा भी गया। अब क्या करें? तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं एट द लोकल बैंक ऑफ द इंपोर्टर। ठीक है, वो बैंक जब हम कह देता है कि
आप चिंता मत करो एक्सपोर्टर भाई साहब, आप गुड्स एक्सपोर्ट कर दो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको पेमेंट करवा दूंगी। ये दो तरीके से होता है। या तो बायर बैंक इज कॉन्फिडेंट कि भाई आपका जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, वो उसका क्रेडिट वर्थिनेस अच्छा है, उसका गुडविल अच्छा है, उसका मार्केट अच्छा है, उसका ब्रांड नेम अच्छा है, तो वो उस कंडीशन में आपको इशू कर देते हैं। नहीं तो अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं है तो बैंक्स क्या करती है कि वो अमाउंट को आपके अकाउंट में फ्रीज कर देती है कि फिर अगर फ्रीज ही कर दिया तो आप तो निकाल ही नहीं सकते। तो उनका जो अगर गारंटी, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो पेमेंट करने से, तो लॉस तो अल्टीमेटली बैंक को होगा। तो इसलिए तो उस चीज़ को गारंटी करने के लिए वो बैंक अकाउंट में आपके फ्रीज कर देती है पैसा। तो इसमें आता है कि बैंक को भी, जो सेलर है, जो इम्पोर्टर है, उसे भी तो बैंक, हमारे जो कंट्री के बैंक है उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, और बैंक पे कर देगा, इस बात की एक गारंटी होनी चाहिए एक्सपोर्टर के पास कि भाई मेरा पैसा आ जाएगा मेरे तक। तो फिर वो बैंक उस कंट्री में जो उनका ब्रांच होता है ना, उनके पास जाती है कि अगर आपके पास ये एक्सपोर्टर ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाता है, दैट इज शिपमेंट डॉक्यूमेंट, तो आप उस पैसे को रिलीज कर देना, गारंटी हमारी जो होम कंट्री, इम्पोर्टर की कंट्री की बैंक है वो दे देती है। ठीक है, ये भी हो गया। अब पेमेंट एक्चुअली होता कब है, आपको समझ आ गया होगा। पेमेंट होता है जब फाइनली वो शिपमेंट का जो डॉक्यूमेंट है कि भाई इम्पोर्टर भाई साहब आपने जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट कर दी है, आपके पास जो प्रूफ है वो मुझे दे दो, मैं आपको वो पैसे रिलीज कर दूंगी। ठीक है, इस कंडीशन में आता है टाइप्स ऑफ क्रेडिट। करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है, और ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है। एक तो बायर हो गया, एक सेलर हो गया, दो, चलो ठीक। अब इसके बाद कौन सी है, बायर का जो बैंक है वो तीन पार्टीज हो गए, वेरी गुड। अब कौन है कि जो इशूइंग बैंक है ना, उसका जो ब्रांच है उस कंट्री में। ठीक है, हर कंट्रीज के बैंक के ब्रांचेस होंगे। जैसे आपने देखा होगा स्टैंडर्ड चार्टर, ये एक इंटरनेशनल बैंक है, उस बैंक का ब्रांच हमारी कंट्री में है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी कंट्री का भी के बैंक का ब्रांच उस कंट्री में होगा, तो उस कंट्री का एक बैंक और इंक्लूड कर देते हैं, चार पार्टीज हो गई। अब क्या है कि उस बैंकर जो एक्सपोर्टर है उसका भी एक बैंक अकाउंट होगा, उसका भी एक बैंक होगा जो उसे पेमेंट अल्टीमेटली उसके अकाउंट में डालेगा जो भी। तो वो हो गया हमारा, आपको मैं बता दूं, रीइंबर्सिंग बैंक। जो फाइनली पेमेंट कर देता है वो है रीइंबर्सिंग बैंक। और इसमें दो बैंक्स और आती है, दैट इज नेगोशिएटिंग बैंक एंड कन्फर्मिंग बैंक। जो हमारे बुक में लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। The bank to whom the beneficiary presents the document for negotiation, it claims payment from the reimbursing bank or opening bank. Opening bank मतलब हमारा पहला वाला बैंक, and gets 5 days to check the documents. Home country का बैंक होता है negotiating बैंक। reimbursing बैंक थर्ड बैंक होता है जो फाइनली सेटल करते हैं, and confirming bank, the bank adding confirmation to the credit, which undertakes the responsibility of payment by issuing and by the issuing bank, and on his failure to pay the confirmation, it is added on the request of the opening bank. ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब हम इस चीज़ का अपने दिमाग में ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर, तो उसमें बस ये आती है कि ये इम्पोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, ये उसका बैंक हो गया, ये इसका बैंक हो गया, चलो एक और बैंक ले लेते हैं, एडवाइजिंग बैंक, जो इस कंट्री का बैंक होगा उस कंट्री में। ये 5 हो गई, लेकिन ये 2 बैंक्स और हैं जो आपको शायद रिटेन करनी पड़ेगी क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में वो पिक्चर आती नहीं है कि ये कब, इनका रोल कब होगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। इसमें देखो आपके सामने है टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। पहला है साइड क्रेडिट। साइड क्रेडिट का मतलब क्या हो सकता है, गेस करो। साइड क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब आपने प्रेजेंट कर दी, जब आप उसकी नज़रों में आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए तो आपको पेमेंट हो जाएगा। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस क्रेडिट या टाइम क्रेडिट। इसका जो नाम है उससे क्लियर होता है टाइम क्रेडिट से। क्यों,
टाइम क्रेडिट का मतलब इसमें टाइम फैक्टर होगा इन्वॉल्व। एक फिक्स टाइम, एक आफ्टर टाइम पीरियड के बाद अगर आपकी पेमेंट होनी है आपके लेटर ऑफ क्रेडिट की, तब उसे कहा जाएगा एक्सेप्टेंस क्रेडिट या टाइम क्रेडिट। रिवोकेबल क्रेडिट एंड इररिवोकेबल क्रेडिट। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, ये हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है रिवोकेबल वर्ड को। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर चेंज या कैंसिल ही मतलब कैंसिल ही हो जाए तो उसे कहेंगे रिवोकेबल क्रेडिट। इररिवोकेबल क्रेडिट अगर आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है या फिर जो कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ना तो चेंज हो सकती है ना ही कैंसिल हो सकती है, वो होता है इररिवोकेबल क्रेडिट। और इररिवोकेबल क्रेडिट को ही हम कंफर्म्ड क्रेडिट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो सकता। बैक टू बैक क्रेडिट जनरली होता है जो रेगुलरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उनको उनके लिए होता है ये टर्म बैक टू बैक क्रेडिट। ट्रांसफरेबल क्रेडिट जो कि थर्ड पार्टी को ट्रांसफर की जा सके, ठीक है। रेड क्लॉज एंड ग्रीन क्लॉज क्रेडिट, ठीक है। रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज क्रेडिट में क्या होता है कि रेड क्लॉज नाम कहाँ से आया, ये एक प्री शिपमेंट एडवांस है टू द एक्सपोर्टर। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, पैसा अभी तक आया नहीं है उनके पास, तो उनको भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है जस्ट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। उस चीज के लिए उन्हें हम एक प्री शिपमेंट एडवांस मतलब गुड्स भेजने से पहले एक एडवांस अमाउंट दे देते हैं, दैट इज रेड क्लॉज क्रेडिट। ये रेड क्लॉज नाम कहाँ से आया, क्योंकि वो क्लॉज जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट में वो रेड इंक से लिखा जाता है, मतलब रेड कलर से लिखा जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो इसीलिए रेड क्लॉज क्रेडिट कहा जाता है। ग्रीन क्लॉज क्रेडिट का क्या होता है, ये एक एडवांस होता है गिवन टू द एक्सपोर्टर कि आप जो गुड्स है जो आपको हमें भेजनी है वो गुड्स तैयार है, लेकिन उसे अभी फिलहाल के लिए स्टोरेज या वेयर हाउस में रखने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए आपको एडवांस लगता है। क्योंकि देखो वेयर हाउस तो सबके पास नहीं होता, वेयर हाउस इज अगेन अ कॉस्टली अफेयर। वो आपको एक थर्ड पार्टी से लेना पड़ता है जगह, आपको फिर अपनी गुड्स पहुंचानी होती है, तो इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। अगर आपका शिपमेंट ही बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इट रिक्वायर्स सब्सटैंशियल कॉस्ट एंड सब्सटैंशियल स्पेस। तो इसलिए ग्रीन क्लॉज क्रेडिट कहा गया कि आपको चलो हम एक एडवांस दे देंगे। एक इसमें छूट गया एक पॉइंट, दैट इज स्टैंड बाय क्रेडिट। स्टैंड बाय क्रेडिट मतलब एक सब्सटीट्यूट होता है। जिन कंट्रीज में ना बैंक इशू देयर आर रेस्ट्रिक्शंस टू इशू क्रेडिट्स, तो उस कंट्री में क्या होती है एक स्टैंड बाय क्रेडिट इशू किया जाता है कि अगर आपको पेमेंट नहीं होती है तो हम हैं। स्टैंड बाय मतलब आपका एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो अगर ये काम नहीं किया, जैसे हम एग्जाम में पेन लेके जाते हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो चलो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेन तो है कम से कम कि हम अपना एग्जाम लिख सकें। बिल्कुल उसी तरीके से स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये मैंने नोट्स बना के रखे हैं, आपको एक बार देखना है तो आप देख लेना पॉज कर करके। एक और नया पॉइंट है जो छूट गया था ऊपर, रिवॉल्विंग क्रेडिट। हियर द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेड would be reinstated and made available to the beneficiary again and again for further drawings during the currency of credit provider at times and overall turnover cap is also stipulated। मतलब कि आप इतना आपको मैक्सिमम कैप है कि आपको 1 लाख आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आप जैसे 10,000 जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, आप निकालते रहो लेकिन उस कैप से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। बिल्कुल वही है रिवॉल्विंग क्रेडिट, मतलब घूमता रहता है पैसा। ये बाकी पॉइंट्स तो विल डू इन ये पार्टीज तो हमने कर ली। अब डॉक्यूमेंट्स आता है, डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली 5 पॉइंट्स है, ठीक है। सिंस ये एक कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके पास कमर्शियल इनवॉइस होगा जो एक्सपोर्टर ने रेज किया होगा, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड है तो इंश्योरेंस ज़रूरी है, 2 हो गए। एक शिपमेंट का डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की,
तो वो एक शिपमेंट का डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। 3 और 4th पॉइंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होगा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी मतलब एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्ट ऑन द इम्पोर्टर, ठीक है। ये एक अलग डॉक्यूमेंट है। तो ये 4 तरीके के डॉक्यूमेंट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट तो आपको समझ ही गया होगा। बिल ऑफ लेडिंग, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में 4 तरीके आते हैं। अगर पानी से है तो बिल ऑफ लेडिंग, एयरवेज से है तो एयरवे बिल, रोडवेज से है तो लॉरी रिसीट, एंड 4th इज रेलवे से है तो रेलवे रिसीट। ये सब हमारे बुक में दी गई है, आप एक बार देख लेना और ये जल्दी से उसे कर लेना, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। और जो बाकी का हमारा पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, लेकिन ये वीडियो ऐसे भी 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसे हम अगले वीडियो में करेंगे जल्दी से। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए बस, वो मैं अगले लेक्चर में करूँगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।